अगर आपने बहुत सारी पढ़ाई कर ली, एग्ज़ाम पास में है, लास्ट टाइम भी की थी, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम के अंदर अच्छे स्कोर नहीं आ रहे, तो बिलीव मी माय फ्रेंड, आपके अंदर ना एक स्किल लैक करती है। और आज के इस वीडियो में हम लोग उसी स्किल के बारे में बात करने वाले हैं। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं बैरिक्स बडी। गाइज, एक स्किल है जिसकी वजह से आपके स्कोर जहां 5 नंबर हैं वो बढ़ करके 40 हो जाएंगे। स्किल सिर्फ इतनी सी है कि आपको टेस्ट सीरीज़ जो आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, यानी जो प्रैक्टिस आप करते हैं, उसको कैसे एनालाइज करें। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर टेस्ट सीरीज़ के साथ साथ आप PYQs को भी एनालाइज कर लेंगे तो आपके मार्क्स नीचे से ऊपर एक होलिस्टिक ग्रोथ देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भैया टेस्ट की इम्पोर्टेंस क्या है। मैं पढ़ाई करूं लेकिन पढ़ाई के बाद टेस्ट क्यों दूं, क्या रीज़न है इसके पीछे का। अगर आपको इस बात का आंसर मिल गया तो बिलीव मी, यू विल बी एबल टू सॉल्व मोस्ट ऑफ योर क्वेरीज दैट यू आर हैविंग इन योर माइंड। सबसे पहली बात तो ये है कि भाई टेस्ट सीरीज़ है ना, हम लोगों को टाइम मैनेजमेंट सिखाती है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम से पहले बहुत सारी पढ़ाई की होगी, लेकिन जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो यार उनसे पेपर ही मैनेज नहीं होता। स्पेशली जो इंग्लिश का सेक्शन होता है, स्पेशली जो मैथ्स का सेक्शन होता है, स्पेशली जो GS का सेक्शन होता है, यहाँ पे आपसे टाइम मैनेज नहीं होता। एंड जो NDA वाले लोग हैं ना, उनके लिए तो ये मान लो कि मैथ्स के अंदर ना जब 2.5 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं और उनसे 30 क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होते। हालांकि उन्होंने बहुत पढ़ाई की होती है, लेकिन प्रेशर के अंदर ये 30 क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होते। तो भैया जो टेस्ट सीरीज़ होती है ना, ये आपको सिखाती क्या है, टाइम मैनेजमेंट, कि कैसे आपको पेपर को टाइम पे कंप्लीट करना है और एग्ज़ाम के अंदर कैसे एक्यूरेसी और स्पीड दोनों को मेंटेन रखना है। अब देखो, रियल एग्ज़ाम के अंदर ना आपके दिमाग में कई चीज़ चल रही होती हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो फियर ऑफ फेलियर, दूसरी बड़ी चीज़ है एग्ज़ाम का प्रेशर, तीसरी बड़ी चीज़ है उस दिन ह्यूमिडिटी होगी, चौथी बड़ी चीज़ है आप ट्रैवल फटीग में रहोगे, बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। अब ये प्रेशर हैंडलिंग आप सीखोगे कैसे? ये सीख सकते हो केवल टेस्ट को दे करके। टेस्ट में अपीयर होने के बाद में ही आपको ये सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं सीख सकते। कितना भी पेपर आप पढ़ाई कर लो यार, पेपर से पहले कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि एग्ज़ाम डे प्रेशर को डुप्लीकेट किया जा सकता है केवल कंसिस्टेंटली टेस्ट देने के बाद ही। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। चौथी चीज़ है एग्ज़ाम के पैटर्न के साथ में फैमिलियरिटी। देखो, एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है ना, वो एक्चुअल एग्ज़ाम स्ट्रक्चर को क्या करता है, रेप्लिकेट करने की कोशिश करता है। क्या करता है? रेप्लिकेट करने की कोशिश करता है। क्यों? देखो यार, एग्ज़ाम के अंदर जो आएगा ना, जो भी एग्जामिनर होता है वो अपने प्रीसीडर क्या करेगा, प्रीसीडर से, कोई भी सक्सेसर होगा अपने प्रीसीडर से आइडिया लेगा कि किस तरह से पेपर बनेगा या क्या आइडियोलॉजी रहेगी। हर इंस्टीट्यूशन की एक स्पेसिफिक आइडियोलॉजी रहती है और हमेशा आने वाला सक्सेसर उसी आइडियोलॉजी को फॉलो करता है। मोटे तौर पर वैसी ही बातें रहती हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि आने वाला पेपर कैसा होगा? भैया प्रीवियस ईयर पेपर से ही हमें पता चलेगा, और प्रीवियस ईयर पेपर से या एग्ज़ाम के पैटर्न से फैमिलियरिटी होगी, तभी हम लोग ये पता लगा सकते हैं किस तरह के इजी क्वेश्चन को हमें अपीयर करना है और कौन से ऐसे टफ क्वेश्चन है जिनको हमें लीव कर देना है। जब तक आप अच्छे क्वेश्चन को, हार्ड क्वेश्चन को इज्जत दे करके उसको लीव नहीं करना सीखोगे तो आपके नेगेटिव मार्किंग बढ़ेगी, ओवर अटेम्प्ट बढ़ेंगे और फेलियर के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। लास्ट में आता है एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच कि भैया अगर आप लोगों के सिलेक्शन, किस तरह के क्वेश्चन आप सेलेक्ट करके उनको अपीयर करोगे, अगर वो स्ट्रेटेजी आपकी सही बैठती है तो बिलीव मी, आपका एग्ज़ाम क्लियर होने के चांसेस भी बेहतर हो जाते हैं। गाइज, इफ़ यू आर समवन वांट्स टू प्रिपेयर फॉर NDA, CDS एंड एपकेट का एग्ज़ाम के लिए जो फ्री में प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो भैया टेलीग्राम का लिंक आपको बायो सेक्शन में दिया गया है। यहाँ पे आप जैसे लगभग 55,000 लोग बैठे हैं, फ्री में नोट्स को अवेल कर रहे हैं, सारे बेनिफिट मिलते हैं। यहाँ से जा करके डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम लिंक से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। दूसरी बात ये है, इफ़ यू विल क्वालिफाई योर एग्ज़ाम, ठीक है। देखो लाइफ में कुछ ना कुछ
चाहिए होता है खुद को मोटिवेट करने के लिए। अगर अपना एग्ज़ाम आप क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, बैरिक्स बडी के रिसोर्सेज से क्लियर करते हैं, तो ये टी शर्ट स्पेशली मैं आपके मोटिवेशन के लिए बना रहा हूँ। मैंने अपने हाथ से डिज़ाइन की है, ठीक है। एक साइड में वीर भोग्य वसुंधरा लिखा हुआ है, दूसरी साइड में लिखा हुआ है ऑफिसर सून धर्मो रक्षित रक्षित है, कॉन्करर लिखा हुआ है कि आपने इस एग्ज़ाम को कॉन्कर किया है। मार्केट में बहुत सारी टी शर्ट है जिसको आप है ना पैसे दे करके खरीद सकते हैं, लेकिन बिलीव मी, कोई चीज़ जब अर्न करके पहनी जाती है ना तो उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। अंत में अगर आपको लगता है कि मैंने आपकी लाइफ में किसी भी तरह की वैल्यू ऐड करने की कोशिश की है तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो। और क्यों लाइक करने के लिए बोल रहा हूँ यार, मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यूट्यूब जब इस लाइक हुई वीडियो को देखता है तो आगे पुश करता है और दूसरों को बताता है कि हाँ यार, ये प्लेटफॉर्म अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा है। फिर देखिए, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि भैया कौन सी टेस्ट सीरीज़ बढ़िया है और कैसे मैं टेस्ट सीरीज़ के अंदर अपीयर हो जाऊँ। देखो यार, यूपीएससी के जो PYQs है ना, वो है खदान। खदान के अंदर क्या है, आपको सारे रिच मिनरल्स मिल जाएंगे, इससे बाहर आपको भटकने की ज़रूरत नहीं। इफ़ यू आर समवन प्रिपेयरिंग फॉर NDA तो आप CDS के सॉल्व कर लो, अगर आपने NDA के सारे सॉल्व कर दिए, ठीक है। उसके बाद में आप CAPF की तरफ जा सकते हो, EPFO की तरफ जा सकते हो, दूसरे एग्ज़ाम्स की तरफ जा सकते हो जो कि UPSC ने कंडक्ट कराए हैं। अगर आप उन सारे एग्ज़ाम के पेपर को सॉल्व कर लेते हो तो बिलीव मी क्या होगा, आपको एग्ज़ाम पैटर्न रिफ्लेक्ट हो जाएगा पेपर का, ठीक है। और इससे क्या होगा, ठीक है, आपको ये पता चलेगा किस तरह के क्वेश्चन UPSC पूछ रहा है अपने पेपर के अंदर, किस तरह की आइडियोलॉजी मुझे रखनी है पेपर को सॉल्व करने के लिए, और किस तरह के इंटेंशन से ही मैं पेपर क्लियर कर सकता हूँ। सारी चीज़ें आपको कैसे क्लियर होंगी, जब तक आप PYQ सॉल्व नहीं करोगे तब तक काम नहीं होगा। फिर देखो, मैं भी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम, एक इंस्टीट्यूशन रन करता हूँ, कोचिंग अकेडमीज़ भी, दूसरी कोचिंग अकेडमीज़ भी है जो टेस्ट सीरीज़ देती हैं। देखो यार, सीधी सी बात है, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन चाहे कितना ही जोर लगा ले, अपने 1-2 साल 3 साल के एक्सपीरियंस से UPSC के असेसर के 20 साल के एक्सपीरियंस को वो ओवरकम नहीं कर सकते। हर UPSC के पेपर की एक आइडियोलॉजी होती है, एक सिस्टम होता है, ठीक है। पर्टिकुलर टाइप के इजी क्वेश्चन भी डाले जाएंगे, फिर मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन भी डाले जाएंगे, और कुछ हार्ड लेवल के क्वेश्चन भी डाले जाएंगे। ये हार्ड लेवल के क्वेश्चन वो हाथी का दांत है जो हमें सिर्फ डराने के लिए यूज़ हो रहे हैं। फिर इजी लेवल के क्वेश्चन है, इनका यूज़ किस लिए किया जाएगा, इनका यूज़ इसलिए किया जाएगा कि हाँ यार, इन इंसानों को क्या करना है, ठीक है, ये मेरिट बनवाएंगे और इजी वाले जो क्वेश्चन होंगे वो हर इंसान सोल्व कर देगा। तो सीधी सी है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस है ना, वो या तो बहुत इजी दे देते हैं या बहुत हार्ड पेपर दे देते हैं या बहुत ही मॉडरेट लेवल का पेपर, उस आइडियोलॉजी का पेपर बनाने में सक्षम नहीं है। सच बता रहा हूँ, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ, चाहे कितना ही जोर लगा लो, कितना ही परफेक्ट बना लो, उस तरह का पेपर नहीं बना सकते, ठीक है। अब अगर आपको प्रैक्टिस करना है, अपनी नॉलेज को टेस्ट करना है, कितनी आपकी कमांड होगी टॉपिक के ऊपर, तब तो आप इन टेस्ट सीरीज़ के ऊपर रिलाई कीजिए, है ना। लेकिन अगर आपको लग रहा है, ठीक है, सिर्फ एक्यूरेसी के लिए इसके पीछे मत भागिए, इतनी एक्यूरेट टेस्ट सीरीज़ ये नहीं होती। दूसरी चीज़ क्या है, इसको सप्लीमेंट करने के लिए यूज़ कीजिए, हमेशा रिप्लेसमेंट के तौर पे इसको यूज़ नहीं करिए, क्योंकि प्राइमरी सोर्स ऑफ योर नॉलेज शुड बी UPSC के PYQs। अगर ऐसा नहीं करोगे देन फेलियर विल बी ऑल योर्स। सच्ची बात बता रहा हूँ, क्योंकि रियल आइडियोलॉजी तो यहीं से पता चलेगी। फिर अटेम्प्ट कैसे करना है भाई, देखो, अब NDA का मॉक टेस्ट आप दे रहे हो, 2.5 घंटे का पेपर होता है, चाहे मैथ्स का हो चाहे GAT का हो। तो आपको क्या करना है, OMR के ऊपर इस पेपर को सॉल्व करना है, बैठ के सॉल्व करना है, क्योंकि यही चीज़ आपको प्रेशर हैंडलिंग सिखाती है। आप में से कितने लोग होते हैं जो प्रेशर के अंदर अपना रोल नंबर ही गलत फिल कर देते हैं? आप में से कितने लोग होंगे जो प्रेशर के अंदर क्या करेंगे, प्रेशर के अंदर भाई एक क्वेश्चन फिल करना होगा, दूसरे क्वेश्चन में आंसर फिल करके आते हैं। कितनी ही गलतियां करते हैं भाई। कैसे सीखोगे, ये कौन सिखाएगा? ये आपको कैसे सीखा जाएगा? जब तक आप लोग OMR के ऊपर टेस्ट नहीं दोगे तब तक नहीं सीख सकते। देखो, एग्ज़ाम के अंदर है ना, एक फियर ऑफ फेलियर दिमाग में चलता रहता है। दूसरा क्या होता है, बहुत सारी चीज़, ट्रैवल फटीग भाई, ह्यूमिडिटी, 50 चीज़ें दिमाग में चलती है, ऊपर से आप भूखे भी हो। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं चल रहा, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप टाइम के प्रेशर से उस प्रेशर को कॉम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको 2.5 घंटे में कोई पेपर सॉल्व करने का लिए टाइम मिल रहा है तो अपना टारगेट रखो कि जितना पेपर सॉल्व करोगे 2 घंटे के अंदर ही उसको सॉल्व करोगे, उससे ज़्यादा नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने 2 घंटे में सॉल्व करने की आदत बना ली तो ये 30 मिनट जो होंगे ना, ये तो आपके लिए बोनस है। और ये बोनस क्या करेगा, आपको आगे पेपर सॉल्व करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, एक्यूरेसी भी बूस्ट होगी, एंड्योरेंस भी बूस्ट होगा, स्पीड भी बूस्ट होगी और सिलेक्शन के चांसेस भी इंक्रीज हो जाएंगे। अब बहुत सारे ऑनलाइन मोड हैं,
ठीक है। क्विज़ हैं, जैसे मैं बैरक बडी हमारी जो वेबसाइट है, तो जो ट्रेनिंग प्रोग्राम के बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ चलता रहता है ना, डीपीपी और ये सारी चीज़ें। अगर आपको भी, आपके पास में भी, मैं ये नहीं बोलता किसी इंस्टीट्यूशन का भी आप रन करो, ठीक है, बहुत सारी ऐसी पेड टेस्ट सीरीज़ मिलती हैं, तो क्विज़ मोड में भी फ्री में भी बहुत सारा कंटेंट पड़ा है, तो फ्री में भी आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, आपके दिमाग को पेपर के पैटर्न में एमसीक्यू फॉर्मेट को सॉल्व करने की उतनी ही आदत इंक्रीज़ होगी, और जितनी आदत इंक्रीज़ होगी उतना ही ज़्यादा आप लोग क्या करोगे, ठीक है, आपके चांसेस टू क्लियर द एग्जाम विल बी बूस्टेड, ठीक। फिर अब कैसे, सबसे पहले तो सबसे एनालाइज करना है भाई टेस्ट को, या कैसी भी चीज़ें हैं, आपको क्या करना है, जिस टाइम टेस्ट में अपीयर करोगे, ठीक है गाइस, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करने हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको स्किप करने हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता 110% इंश्योर करो कि उनको स्किप करो। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसे क्वेश्चन में तुक्का मारोगे, देखो यार, तुक्का मारना विल बी वेरी हार्ड, ठीक है, कितना ही तुक्का मार लो, एट टाइम्स क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, और इससे क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग इंक्रीज होती है। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़, कई बार आपके साथ में ऐसा हुआ है, मैंने बहुत बार देखा, एक दो बार मेरे साथ में भी गलतियां हुई है, कि आपसे करेक्ट पूछा जाता है और पेपर के अंदर आप इनकरेक्ट मार्क करके आते हो, आपसे इनकरेक्ट पूछा जाता है, आप करेक्ट मार्क करके आते हो। तो आपको क्या करना है, जैसे अगर आपको कोई स्टेटमेंट दी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, तो आपको क्या करना है, उस स्टेटमेंट को एनसर्कल कर लेना है। जो भी स्टेटमेंट आपसे पूछी गई है, तो इनकरेक्ट पूछा है तो इनकरेक्ट को अंडरलाइन करो, करेक्ट पूछा है तो करेक्ट को अंडरलाइन करो, क्योंकि कीवर्ड्स को अंडरलाइन नहीं करोगे तो आपका दिमाग एक्टिवेट नहीं होगा, और कन्फ्यूजन में कुछ ना कुछ गलती कर दोगे, क्वेश्चन आता रहेगा, फिर भी क्वेश्चन क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, एक फिक्स्ड स्ट्रैटेजी में अपना पेपर सॉल्व करो। जब भी आप पेपर सॉल्व कर रहे हो ना, कोशिश करो एक फिक्स्ड सीक्वेंस में क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो। अगर जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है ना, वो आपका क्या करेगा, उसमें आपका कॉन्फिडेंस अप रहेगा। जब कॉन्फिडेंस का गेम है सारा का सारा, एक बार आपका कॉन्फिडेंस गिर गया ना तो आप पक्का फेल हो जाओगे, और एक बार आपका कॉन्फिडेंस उठ गया ना तो फिर आपके है ना दिमाग बहुत स्पीड में काम करेगा, और सच में आपकी इंट्यूशन नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। और अगर आपने कहीं पे गेस भी किया होगा ना, बहुत हाई चांसेस है कि वो क्वेश्चन ठीक हो जाए, ठीक। जैसे कि मेरा ऑर्डर क्या होता था, मैं सबसे पहले बायोलॉजी सॉल्व करता था, फिर पॉलिटी, फिर इकोनॉमिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिजिक्स, ज्योग्राफी, फिर हिस्ट्री, और अंत में करंट अफेयर्स। तो ये मेरा सीक्वेंस होता था। आपके लिए और सीक्वेंस भी हो सकता है, किसी के लिए भाई फिजिक्स बहुत स्ट्रांग हो सकती है, किसी की इकोनॉमिक्स बहुत स्ट्रांग हो सकती है, किसी की पॉलिटी बहुत स्ट्रांग हो सकती है। ये मैंने जीएटी के लिए बताया, लेकिन मैथ्स के अंदर अगर ये मैथ्स का पेपर होता तो भाई अप्रोच और अलग रह सकती थी, ठीक है। मैथ्स के पेपर में अप्रोच आप चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे वैसा कर लो, ठीक है। मैथ्स में अपने हिसाब से अप्रोच आप रख सकते हो, ठीक। मैथ्स में क्या करो, जिसका भाई ट्रिग्नोमेट्री अच्छा है तो ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर लो, जिसका भाई अलजेब्रा अच्छा है अलजेब्रा पहले सॉल्व कर लो, जिसका भाई स्टैटिस्टिक्स अच्छा है उसको सॉल्व कर लो, जिसका प्रोबेबिलिटी अच्छा है उसको सॉल्व कर लो। यानी जो टॉपिक अच्छा है पहले उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है, उस पर्टिकुलर सेक्शन के। कई आदमियों का कैलकुलस अच्छा हो सकता है तो कैलकुलस को पहले सॉल्व कर लो, है ना। जो आपको सॉल्व करना है पहले उसको सॉल्व करो, ठीक है। फिर जिस टाइम टेस्ट आप दे रहे हो उस टाइम पे आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि भैया अगर आपने, ठीक है, कोई क्वेश्चन गलत किया है, ठीक है, अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत किया है टेस्ट देने के बाद में, तो आपको क्या करना है, ये देखना है कि भैया आपने वो क्वेश्चन गलत क्यों किया, आपने क्या तुक्का मारा था, क्या रीज़न आपने एनालाइज किया था। अगर आपको लगता है कि आपकी नॉलेज उस पर्टिकुलर सेक्शन में वीक है तो भैया पेज के ऊपर वो सारे टॉपिक्स का नाम लिखो, और बाद में जा करके रीज़न और उस टॉपिक को डेप्थ में एनालाइज करो, नहीं तो कभी भी वो टॉपिक क्या नहीं हो सकता, इंप्रूव नहीं हो सकता। इससे क्या होगा, एक वक्त के बाद में जितनी बार आप टेस्ट पेपर सॉल्व करोगे, हर बार में आपको, अगर मान लीजिए एक पर्टिकुलर सेक्शन को बार बार क्वेश्चन गलत होंगे तो बार बार आप रिवीजन करोगे, रिवीजन करने से क्या होगा, जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं उनके इंप्रूव होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब देखो फोकस एरिया हमारा क्या है कि भाई कुछ आंसर क्या होंगे, इनकरेक्ट होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपने स्किप किए होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको आपने गेस किया होगा, ठीक है, जिसको आपने गेस किया होगा और जिसका आपका लगता है कि भाई ये तो मेरा तुक्के से चला गया, ठीक है। जो आपके इनकरेक्ट क्वेश्चन है उसमें भी आपको क्या करना है, इनकरेक्ट क्वेश्चन के केस में आपको करना है रिवीजन, ठीक है। जो क्वेश्चन आपने स्किप कर दिया मतलब आपकी नॉलेज कम है तो मतलब आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, रिवीजन। फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे किए होंगे जो आपने गेस किए होंगे, गेस करने के भी दो केस हो सकते हैं,
या तो आपका कोई इंट्यूशन आ रहा है स्ट्रॉन्ग, आप इन्फॉर्मेशन भूल गए, और या फिर क्या है, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, दोनों ही केस से गलत हो सकता है। दोनों ही केसेस में भी आपको क्या करना है, रिवीजन और प्रैक्टिस। ठीक है, कई बार ऐसा भी हो जाता है, सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। सिली मिस्टेक्स के केस में आपको क्या करना है भाई, ए मार्क करना था प्रेशर के अंदर, सी मार्क करके आ गए। तो ऐसे केस में भी क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं। देखो, अगर आप पूरा दिन एनालिसिस में ही बैठे रहोगे तो रिवीजन कब करोगे? अपना टारगेट बनाओ कि मैक्सिमम एनालिसिस का टाइम 3 घंटे से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा टाइम लगा रहे हो देन बिलीव मी माय फ्रेंड, यू आर श्योरली गोइंग टू फेल दिस एग्जाम। ठीक, फिर आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसके ऊपर फोकस करो। ठीक है, उनके ऊपर उस टेस्ट सीरीज को सॉल्व करो। क्यों? क्योंकि कोई भी जो होता है ना, कोई भी इंस्टीट्यूशन होता है, उसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उस इंस्टीट्यूशन की आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं कि आने वाले पेपर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं। ठीक है, अगर बदल ही दिया सब कुछ तो सबके लिए बदला जाएगा। ठीक है, फिर अंत में मैं भी यार आपका सपोर्ट और आपकी हेल्प करता रहता हूँ। इंग्लिश के लिए एक डेली एक रीडिंग पीडीएफ भेज देता हूँ, और कंटेंट भी, नोट्स, 50 चीज़ें मैं देता रहता हूँ। ठीक है, वीकली टेस्ट मिल जाएंगे, अंत में जाकर के कुछ फुल लेंथ टेस्ट भी मैं आपको टाइमली शेयर कर दूंगा, तो आप उनको भी यूज़ करके क्या कर सकते हो, अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये चीज़ें मेरी साइड से भी मिल जाएंगी। ठीक है, लेकिन आपकी आइडियोलॉजी, आपका माइंड में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि भाई प्राइमरी सोर्स मेरी नॉलेज का क्या हो। ठीक है, वो होना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अंत में इतना ही बोलूँगा कि ज़िंदगी में सब कुछ मिलता है गाइज, अगर इरादा एक हो और नेक हो तो सारी सफलताएं आपके कदम चूम लेगी। आज के इस वीडियो में गाइज इतना ही था। मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।